हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का 2 नवंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 नवंबर के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है यह आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 को जो है पुणे महाराष्ट्र में जो वो किया गया था। तो 12 जून 1905 और महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को जो वो किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत जो है आरबीआई की स्थापना जो वो किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है। तो देखिए, आयोडीन की कमी के कारण जो है ये आपका थायराइड हार्मोन जो है ये उत्पन्न होता है। तो थायराइड हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से था, जिसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है एक तरफ आपका खिलाड़ियों का नाम दे दिया गया था और उनसे संबंधित जो है दूसरे तरफ आपका भार वर्ग को जो है वो आपका सुमेलित करना था। तो देखिए, अगर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात कर ले तो इसमें जो है भारत जो है वो आपका चौथे पायदान पे रहा था, जिसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 61 पदक जीते गए थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और देखिए, एक तरफ जो खिलाड़ियों का नाम दिया गया था ना, जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो कुश्ती में जो गोल्ड मेडल जीते थे ना, उनका जो वो खिलाड़ियों का नाम जो वो दिया गया था। और एक तरफ जो उनसे संबंधित भार वर्ग जो है वो दिया गया था। तो देखिए, पहला आपका रवि कुमार दहिया जो है ये आपके कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते थे। और किस भार वर्ग में, तो ये आपके 57 kg भार वर्ग में जो है ये भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीते थे। तो रवि कुमार दहिया में जो है 57 kg आपका सही मिलान होगा। सेकंड आपका बजरंग पूनिया का दिया गया था। तो देखिए, बजरंग पूनिया जो है ये आपके 65 kg भार वर्ग में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो बजरंग पूनिया में आपका 65 kg जो है वो सही मिलान होगा। थर्ड आपका नवीन मलिक दिया गया था। तो देखिए, नवीन मलिक जो है ये आपके 74 kg भार वर्ग में जो है ये आपके गोल्ड मेडल जीते थे। तो नवीन मलिक में आपका 74 kg आपका सही मिलान होगा। फोर्थ में आपका दीपक पूनिया दिया गया था। तो देखिए, दीपक पूनिया जो है ये आपके 86 kg भार वर्ग में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो दीपक पूनिया में आपका 86 kg जो है वो सही मिलान होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि लिथियम अपने कई गुणों में जो है मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम से जो समानता वो दिखाता है। और इस प्रकार की समानता को जो है आमतौर पर आवर्त सारणी में किस रूप से जो वो जाना जाता है। तो देखिए, जब आप पेरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो लिथियम जो अपने कई गुणों में जो है ये आपका मैग्नीशियम की समानता को जो वो दिखाता है। और बेरिलियम जो है ये आपका एल्यूमिनियम की समानता को जो वो दिखाता है। और जब आप पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो आप देखोगे ना, तो उसमें जो आपका लिथियम है ना वो आपका किसके, तो ये आपका मैग्नीशियम का जो आप देख सकते हैं कि डायगोनल जो है ये आपका रिलेशनशिप को जो वो दर्शाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लिथियम यहाँ पर होगा और मैग्नीशियम यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर बेरिलियम की बात कर ले तो बेरिलियम आपका इस प्रकार से होगा और ये जो आपका एल्यूमिनियम होगा वो आपका इस प्रकार से होगा। यानी ये किस प्रकार का जो है समानता दर्शाता है, तो ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य को जो है वो आपका सही मिलान जो है वो करना था। तो देखिए, अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ले तो देखिए, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो है वर्तमान में भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो वो शामिल किए गए हैं। और 12वां जो यानी जो आपका नया जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे नवंबर 2020 में जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका नया यानी 12वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम पूछा जाता है।
तो देखिए 12 जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे जो है कब बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा वो दिया गया है, तो इसे जो आपका नवंबर 2020 में जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और 12 वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो पहला आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेकंड आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। थर्ड आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। फोर्थ आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिफ्थ आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिक्स्थ आपका नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका मेघालय राज्य में स्थित है। सेवेंथ आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और एट्थ आपका अचन कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। इसके अलावा अगर नाइन्थ की बात कर ले तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। टेंथ की बात कर ले तो टेंथ आपका जो है अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो आपका वेस्ट सिक्किम यानी सिक्किम राज्य में स्थित है। ट्वेल्थ आपका यानी 12वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो वर्तमान में जो है ये आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें एक आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया था जो कि आपका उत्तराखंड जो है वो सही मिलान होगा। सेकंड आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया था जिसमें आपका मध्य प्रदेश जो है वो सही मिलान होगा। थर्ड आपका नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि आपका मेघालय जो वो सही मिलान होगा। सेवंथ आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम ये जो है कब शुरू किया गया था, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम जो है ये आपका 1986 में जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका 12,454 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा बात कर ले भारत में वर्तमान में जो है कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, तो ये आपके 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शुद्ध शहद में डूबी रुई की बत्ती माचिस की तीली से जलाने पर जो वो जल जाता है, यदि मिलावट की गई तो पानी के मौजूदगी शहद को जलाने नहीं देगी, और यदि वह जल जाता है तो उसमें किस प्रकार का जो है वो साउंड देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आप दीपक में शुद्ध शहद में आप जब रुई की बत्ती को डालते हैं तो माचिस की तीली से जलाने पर जो है आसानी से जो वो जल जाता है। यदि वही अगर शुद्ध शहद में अगर मिलावट कर दिया जाए तो पानी की मौजूदगी जो है शहद को जलने नहीं देगा, और वहीं अगर शुद्ध शहद में अगर मिलावट करके अगर वो जल जाता है तो उसमें जो आवाज़ निकलेगा ना, वो चटकने की आवाज़ जो वो आएगी, यानी क्रैकिंग साउंड जो वो देखने को मिलेगा। तो क्रैकिंग साउंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो है आपका टेम्परेचर और प्रेशर का जो वैल्यू है वो पूछा गया था। तो देखिए STP पर जो आपका टेम्परेचर का वैल्यू होगा ना, वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी केल्विन में अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका 273.15 केल्विन होगा। वहीं अगर प्रेशर की वैल्यू की बात कर ले तो देखिए STP में जो प्रेशर का वैल्यू होता है ना, वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी अगर पास्कल में वैल्यू की बात कर ले तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ऑप्शन में आपका आई थिंक 1 ATM और 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि STP में 1 मोल में एनी गैस में जो है वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका 22.4 लीटर्स होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम के किस पहाड़ी पर होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, ये आपके मासिन राम में होता है, और ये जो है किस पहाड़ी पर होता है, तो ये आपका खांसी हिल्स में होता है। तो खांसी हिल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम में पूछा जाता है कि मासिन राम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मासिन राम है ना, ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है 2023 में जो आपका रैंक जो है वो पूछा गया था।
तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात कर ले तो ये जो आपका 5वां संस्करण था जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। और इसमें अगर पदक तालिका की बात कर ले तो इसमें जो आपका पदक तालिका में जो पहले स्थान पे राज्य रहा था वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश रहा था। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल आपके 161 पदक जीते गए थे, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जो ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2018 में दिल्ली में जो ये आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण जो ये आपका 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण जो ये आपका 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। चौथा संस्करण जो ये आपका 2021 में ना होकर कोविड-19 के वजह से जो है ये आपका 2022 में पंचकुला हरियाणा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और पांचवा संस्करण जो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बंगाल के गवर्नर जनरल, एक तरफ आपका नाम दे दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल का और एक तरफ जो उनका कार्यकाल को जो है वो आपका सही सुमेलित करना था, जहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 1772 से लेकर जो है ये आपका 1785 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स जो है ये आपके फोर्ट विलियम और बंगाल प्रेसिडेंसी के जो ये आपके पहले गवर्नर भी जो वो बने थे। इसके अलावा बात कर ले फोर्ट विलियम के जो है ये आपके गवर्नर कब बने थे तो ये आपके 1772 में बने थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के जो पहले गवर्नर है ये आपके 1774 में बने थे। तो वारेन हेस्टिंग में जो है आपका 1772 से लेकर जो है 1785 आपका जो वो सही मिलान होगा। सेकंड जो कार्यकाल रहा था वो आपका कार्नवालिस का रहा था। तो देखिए कार्नवालिस का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1786 से लेकर जो है 1793 तक रहा था। तो 1786 से 1793 जो है कार्नवालिस में आपका सही मिलान होगा। थर्ड आपका सर जॉन सोरे रहे थे जिनका कार्यकाल 93 से लेकर जो है 98 तक रहा था। तो ये जो आपका इनका सही मिलान होगा। उसके बाद जो आपका वेलेज़ली का रहा था। तो देखिए वेलेज़ली का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1798 से लेकर जो है 1805 तक रहा था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बंगाल के अन्य गवर्नर जनरल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके जॉर्ज बार्लो ये जो आपके पांचवें जो गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 1805 से लेकर जो है 1807 तक रहा था। इसके बाद जो आपके मिंटो प्रथम जो है वो आपके गवर्नर जनरल रहे थे और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 1807 से लेकर जो 1813 तक रहा था। उसके बाद जो आपके हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल बने थे और इनका जो कार्यकाल है वो 1813 से लेकर जो है 1823 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक मैच द फॉलोइंग से था, जहां पर एक तरफ जो आपका ऊर्जा का नाम दे दिया गया था और उनसे आपके जो है उदाहरण का नाम जो वो दिया गया था, यानी उदाहरण को जो है वो सही ऊर्जा में जो है वो सम्मिलित करना था। तो देखिए अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले तो देखिए एक उठाया गया भार, बांध के पीछे का पानी जो जमा होता है, एक ओवरहेड टंकी में पानी, खींचा गया रबर बैंड, इसके अलावा कुंडलित स्प्रिंग, ये सभी जो है आपके किसके उदाहरण है तो ये आपके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो स्थितिज ऊर्जा में ये उदाहरण जो आपका सही मिलान होगा। इसके अलावा अगर गतिज ऊर्जा की बात कर ले तो देखिए चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण, खिंचाव युक्त रबर बैंड, ये सभी जो आपके गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। थर्ड अगर रासायनिक ऊर्जा की बात कर ले यानी केमिकल एनर्जी की बात कर ले तो देखिए बैटरी, जीवाश्म ईंधन जिसे कोयला कहा जाता है, इसके अलावा पेट्रोलियम, ये सभी जो आपके रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। विकिरण ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो देखिए दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्फा बीटा गामा आदि जो रेडिएशन होते हैं, इसके अलावा रेडियो तरंग, एक्सरे, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सभी जो उदाहरण होते हैं ना ये आपके विकिरण ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। तो इस क्रम से जिन्होंने भी सही सुमेलित किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला जो है भारत का पहला शहर जो है ये कौन सा बन गया है। तो देखिए एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला जो भारत का पहला शहर है ना ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर जो वो बन गया है।
तो भोपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिम बंगाल में तूफान का स्थानीय नाम जो वो क्या है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात यानी जो तूफान आता है ना, उसे जो है काल बैसाखी जो है वो कहा जाता है। तो काल बैसाखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ये जो आपके किस नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। तो देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना को जो है ये आपका फरवरी 2018 में जो वो लॉन्च किया गया था। और देखिए इस योजना के तहत जो है माध्यमिक और तृतीय देखभाल हेतु प्रति परिवार को जो है ये आपका 5 लाख रुपए की बीमा राशि जो वो प्रदान जो है वो की जाती है। और अगर बात कर ले ये जो आपका किस नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है तो ये जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 47 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 47 आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए अनुच्छेद 47 आपका क्या कहता है। तो देखिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का जो ये कर्तव्य होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 47 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में आपके होम अफेयर्स मिनिस्टर जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके गृह मंत्री है ना ये आपके अमित शाह हैं। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके अमित शाह है ना ये आपके वर्तमान में जो है सहकारिता मंत्री भी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन संबंधित गलत कथन जो आपको बताना था। तो देखिए इसके कथन तो बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन विटामिन से संबंधित जो आपका कथन दिया गया होगा जैसे कि विटामिन शब्द का पहली बार जो प्रयोग है ना ये आपके कैसिमर फंक के द्वारा किया गया था। तो ये तो आपका विटामिन का जो वो आपका सही स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि विटामिन शब्द का जो पहली बार प्रयोग है ना ये आपके कैसिमर फंक के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर को सही कार्य करने, वृद्धि और विकसित करने के लिए जो ये आपका जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन को जो है ये आपका एंजाइम के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शरीर जो है स्वयं विटामिन का स्रावन जो वो नहीं करता है, इसे जो भोजन या पूरक आहार के माध्यम से जो वो प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुल जो आपके 13 विटामिन होते हैं जिसमें आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। इसके अलावा विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो भी आपके जो विटामिन ही होते हैं। यानी कुल जो आपके कितने विटामिन होते हैं तो ये आपके 13 विटामिन होते हैं। तो ये सभी जो आपके विटामिन से संबंधित जो है वो आपके सही कथन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका 3 कथन तो वो दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा कथन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आपका गलत कथन के बारे में जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता संबंधी जो है आपका सही कथन जो है वो बताना था। जहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में जो सबसे साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। तो ये कथन तो आपका सही होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। इसके अलावा दूसरा कथन आपका दिया गया था कि भारत में जो साक्षरता दर रहा था ना वो 74.04% रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो 74.04% रहा था। यानी दोनों कथन ही जो है आपके सही होंगे। तो ये तो आपका पूर्वोत्तर में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो गया। इसके अलावा अगर ओवरऑल की बात कर ले यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। और केरल का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 94% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि POP यानी प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये जो पहल है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए POP जो ये पहल है ना ये आपका NAM यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि GDP एंड वेलफेयर के मध्य जो है वो क्या संबंध होता है, जिसमें आपके 2 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि जीडीपी का जो उपयोग है अक्सर लोगों के कल्याण को मापने के लिए जो है एक सूचकांक के रूप में जो वो किया जाता है। तो ये जो आपका जीडीपी के संबंध में जो वो आपका सही कथन दिया गया है, क्योंकि जीडीपी का जो उपयोग है ना ये आपके अक्सर लोगों के कल्याण को मापने के लिए जो है एक सूचकांक के रूप में जो वो किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया गया
वो आपका दिया गया था कि जीडीपी जो है ये आपके वेलफेयर सोसाइटी को इंडिकेट नहीं करता है। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया था, यानी आपका दोनों कथन ही जो आपके सही दिए गए थे। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।